record. Please take your seats. Take your seats. Take your seats. No, no. माननीय गृह मंत्री जी को बोलने दो। क्या? Please. माननीय सभापति जी। Please. 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 Please let him speak. Let him speak. No, no. आप अपनी जगह बैठ जाइए प्लीज। आप प्लीज टेक योर सीट्स। प्लीज टेक योर सीट्स। टेक योर सीट। प्लीज टेक योर। नथिंग इज गोइंग ऑन। नो नो। आप अपनी बात कहेंगे और सरकार का पक्ष नहीं सुनना चाहेंगे। दिस इज नॉट द डेमोक्रेटिक बिहेव। प्लीज गोला जी बैठिए। प्लीज प्लीज आप सब बैठिए। नहीं प्लीज प्लीज। मैंने माननीय गृह मंत्री जी को बुलाया बोलने के लिए। प्लीज प्रमोद जी एक मिनट। पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है आपको बताएं। लेट देम स्पीक। बोलिए पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या है। माननीय गृह मंत्री जी बोले, उनको पूरा अधिकार है आर्टिकल 75 में बोलने का। तिवारी जी बहिष्कार करने का तय कर आए हो क्या? मैं उससे कहीं कोई आपत्ति नहीं कर रहा। रूल क्या है? रूल एक सदन में प्रधानमंत्री नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। ये सामूहिक जिम्मेदारी है, सरकार की सामूहिक जिम्मेदारी है। माननीय गृह मंत्री जी जवाब देंगे। नो प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। सही नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर सीट्स। सुष्मिता जी प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक। माननीय अध्यक्ष जी प्लीज प्लीज। माननीय गृह मंत्री जी बोले। सभापति महोदय, सिर्फ माननीय गृह मंत्री जी की बात आज हो जाएगी। आपका आचरण असंसदीय है। पहलगांव में पाकिस्तानी आतंकवादियों द्वारा जो नृशंस हमला हुआ और उसके जवाब में भारत सरकार ने और भारत की सेनाओं ने जो मजबूत जवाब पाकिस्तान के आतंकवादी ग्रुप्स को और पाकिस्तान को स्वयं को दिया, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, उसका पर सदन में चर्चा पर मैं हिस्सा लेने के लिए खड़ा हूं। भाई एक मिनट सुनो। एक मिनट प्लीज। मैं आपका जवाब देना चाहता हूं। प्लीज। अरे यार एक मिनट सुनो। आप अपनी भाषण नहीं कर रहा। प्लीज। दिस इज माननीय अध्यक्ष पूछ रहे पीएम कहाँ है, इसका जवाब दे रहा हूं। एक मिनट सुनो भाई। आपकी जो डिमांड है उसी का जवाब दे रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पीएम साहब इनकी ऑफिस में ही है। उनको ज्यादा सुनने का शौक है क्या? भाई मेरे से निपट रहा है, काहे को प्रधानमंत्री जी को बुला रहे हो? और तकलीफ होगी। ये समझते नहीं है साहब। माननीय सभापति जी, सबसे पहले पहलगांव हमले में हमारे देश के जो निर्दोष नागरिकों को धर्म पूछकर, चुन कर उनके परिवार के सामने मारा गया। मैं उन सभी दिवंगत नागरिकों के परिवार के साथ मेरी संवेदना व्यक्त करता हूं। जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने गोलीबारी करी, वो गोलीबारी में कुछ नागरिक हताहत हुए। वो नागरिकों के परिवारजनों के प्रति भी मैं गहरी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव, ये दोनों के लिए जिन सुरक्षा बलों ने भारत का सम्मान बढ़ाया है, वो सभी को मैं हृदय पूर्वक बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी
बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूं कि इन्होंने देश की 140 करोड़ की जनता की जो इच्छा थी उसका प्रतिघोष करते हुए सटीक जवाब देने की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति बताई। इसके लिए मैं सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करना चाहता हूं। मान्यवर, सबसे पहले मैं ऑपरेशन महादेव के बारे में बताना चाहता हूं। मान्यवर, परसों ही प्लीज कश्मीर में प्लीज आपको माननीय नेता प्रतिपक्ष सबने सुना, ये सही आचरण नहीं है आप सबका। प्लीज गो बैक योर सीट्स। नो माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। नहीं, खड़गे जी कुछ कहना चाहते हैं तो 1 मिनट के लिए बताने दीजिए। बताएं सर। आप सभी लोग अपनी सीट पर जाएं। माननीय एलओपी बोले प्लीज गो बैक टू योर सीट्स। सर, गो बैक टू योर सीट्स। फर्स्ट गो बैक टू योर सीट्स। मिस्टर गोखले, मिस्टर साकेत गोखले, अपनी अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी सीट पे नहीं है। प्लीज गो बैक टू योर सीट। सर मनोज जी प्लीज गो बैक टू योर सीट। गो बैक टू योर सीट्स। गो बैक टू योर डिजिग्नेटेड सीट्स। देन ओनली अवेलेबल। यस माननीय डिप्टी चेयरमैन साहब, मैं इसलिए खड़ा हूं शक्ति सिंह जी तो मैं डू नॉट डिस्टर्ब द हाउस। सब सदन के मेंबर्स का ये पहले से ही डिमांड थी कि 16 घंटे चर्चा होने के बाद हमको इस सदन में प्रधानमंत्री आकर प्रकट होकर वो अपनी बातें रखेंगे और समाधान जो भी हमने सवाल उठाए हैं, बहुत से सवाल उनको संबंधित है। ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं है रिप्लाई देने के लिए, ये नहीं कहता मैं। हम आपको निपटाएंगे, तुम हमारे को निपटाओ, हम खेल खेलेंगे। लेकिन जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। नो प्लीज नहीं, ये नहीं हो गया। तो इसीलिए आपकी बात सदन का अपमान करना, सदस्यों का अपमान करना माननीय गृह मंत्री ठीक नहीं है। माननीय गृह मंत्री जी, मैं अभी भाषण नहीं कर रहा हूं। माननीय अध्यक्ष जी, इनके मुद्दे का जवाब दे रहा हूं। अब सुनिए खड़गे साहब, प्लीज लिसन इन प्लीज। मैं आपको माननीय खड़गे जी, मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूंगा, बीएससी मीटिंग में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था आपके सदस्यों को कि सरकार की ओर से माननीय कोई मंत्री जवाब दे सकता, ये रूलिंग है, आप फोर्स नहीं कर सकते किसी को। प्लीज माननीय गृह मंत्री जी आप बोले। और मान्यवर खड़गे साहब उठा रहे हैं ज्यादातर महत्वपूर्ण मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी खड़गे साहब को बोलने नहीं देती है, पीछे से सारे को खड़े करती है और वो ये मुद्दा उठा रहे हैं। आपने बोल दिया। प्लीज लेट हिम स्पीक। आपको मौका मिला, आपने बोला। पार्शल सर आप जज का काम कर, लेकिन आप हर बात को टोकते रहते हो। नहीं, आपको मौका दिया, बोला। अगर ये हम क्या यहाँ खेलने आए क्या? आपने को मौका दिया, आपने बोला हमारे पास मैंने भी बताया कि मैंने और हर मीटिंग में क्या स्पष्ट किया जो आपने बात की, प्रधानमंत्री की बात की, इधर आपका स्टेटमेंट इसका काउंटर भी लाया हूं मैं। I read the ruling, you have not listened, Mr. प्रधानमंत्री को यहाँ माने प्लीज मान्यवर, इसीलिए ये विपक्ष की मांग और स्टैंड दोनों उचित नहीं है।
क्योंकि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में ये निर्णय लिया गया था, चर्चा आप जितनी चाहोगी हो करेंगे, जवाब कौन देगा वो सरकार तय करेगी, माननीय प्रधानमंत्री की तरफ। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। और जब भी ये कह रहे हैं और कोई लीडर ऑपोजिशन होता और ये बोलता तब तो मैं समझता, खड़गे साहब बोल रहे हैं। ज्यादातर महत्वपूर्ण चर्चाओं में कांग्रेस पार्टी उनके नेता को, लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बोलने ही नहीं देती है। और वो मुद्दा उठा रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जवाब। मान्यवर, मैं सबसे पहले ऑपरेशन महादेव के लिए बताना चाहूंगा। परसों ही बहुत लंबे समय से चल रहे हुए एक ऑपरेशन का अंत आया और वो ऑपरेशन के तहत 3 आतंकवादी, सुलेमान उर्फे फैजल जट, अफगान और जिब्रान, वो तीनों हमारी सुरक्षा बलों ने इनको मौत के घाट उतारा। मान्यवर, सुलेमान ए श्रेणी का लश्कर तैयबा का कमांडर था। उसने पहलगांव हमले में उसकी ही राइफल से गोलियां चली थी। गगनगिर में भी उसकी राइफल से गोलियां चली थी और उसको हमारे सुरक्षा बलों ने कश्मीर छोड़कर पाकिस्तान भागने नहीं दिया। अफगान भी ए ग्रेड का लश्कर तैयबा का कमांडर था और जिब्रान भी उच्च आला दर्जे का लश्कर तैयबा का आतंकवादी था। मान्यवर, इससे स्पष्ट हो गया है कि ये आतंकवादी हमले में लश्कर तैयबा का हाथ था। इसके इशारे पर ही ये घटना हुई थी। और साहब देखिए, प्रधानमंत्री जी ने सेना को जो हुक्म दिया ऑपरेशन सिंदूर में, मैं बाद में बताऊंगा, उसने लश्कर तैयबा के हेडक्वार्टर को छिन्न विछिन्न कर दिया। इनको भेजने वाले भी मारे गए और जिन्होंने गोली चलाई थी वो भी मारे गए। एक प्रकार से ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर दो इकट्ठा होता है तो दुनिया के सभी आतंकवादी हमलों में सबसे सटीक, सख्त और त्वरित जवाब माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत के सुरक्षा बलों ने दिया। लश्कर तैयबा का आप सभी जानते हैं कि एक प्रतिबंधित संगठन है। कुछ ही समय के बाद इनके एक आउटफिट टीआरएफ ने जिम्मेदारी ली कि हमने ये निर्दोष नागरिकों को मौत के घाट उतारा है। मान्यवर, उसी दिन मैं वहां पहुंच गया था। सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग हुई थी और सुरक्षा रिव्यू की मीटिंग में तय हुआ था कि आप जल्दी से जल्दी इनको पकड़िए, मगर उससे भी जल्दी ये लोग देश छोड़कर पाकिस्तान न भाग जाए इसकी चिंता करिए। इसलिए 100 दिन के बाद भी वो उपलब्ध मिले और मारे गए। मान्यवर, उनके पास से 3 राइफलें बरामद हुई। एक 19M4 कार्बाइन अमेरिकन राइफल है और 2 AK-47 राइफल है। जिस दिन पहलगांव में घटना हुई, हमारे निर्दोष नागरिकों को मारा गया, उस दिन वहां से एनआईए ने खाली कारतूसों को कब्जे लिया था। इनके मारे जाने के पहले ही वो खाली कारतूसों का फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में एक प्रकार से
इसकी जन्म कुंडली निकाली थी कि कौन सी राइफल से चले हैं। और जब ये मारे गए, इनके पास से भी जो राइफलें मिली, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में चंडीगढ़ में रात को फॉरेंसिक टेस्टिंग कर 100% मिलान हुआ है कि इन्हीं 3 राइफलों का उपयोग किया गया था, जिसमें से 44 कारतूस AK-19M4 के थे और 25 कारतूस AK-47 राइफल के थे। इसलिए अब कोई बहस भी नहीं बची है, कोई शको शुबह भी नहीं बचा है कि इन्होंने मारा था या नहीं था। एनआईए ने बहुत विगत जांच करी है मान्यवर, लगभग 1055 लोगों के स्टेटमेंट लिए हैं। इसके आधार पर इनके रेखाचित्र भी बनाए गए। उसके बाद ट्रैकिंग करते हुए 2 दिन जिन्होंने इनको आसरा दिया था, वो ढोंक के मालिकों को और उनकी वृद्ध माता को भी पूछताछ करी थी। ये जो मृतदेह मिले आतंकवादियों के, उसका परिचय, उसकी शिनाख्त ये तीनों लोगों ने कर ली है। ये तीनों लोगों ने कहा है कि यही आतंकवादी है जो 21 तारीख को हमारे ढोंक में रुके थे और हमसे खाना लेकर गए थे। तो एक और सबूत हमारे पास आ चुका है। चेहरे का मिलान भी कैमरे के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से संतोषजनक रीत से हुआ है। और ये जो असफल ऑपरेशन हुआ मान्यवर, इसलिए मैं सेना, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, एनआईए के अधिकारी और एफएसएल के विद्वान अधिकारियों को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। और ये जो ऑपरेशन चला मान्यवर, आईबी द्वारा 22 मई को, मतलब लगभग 1 माह बाद हमें सूचना मिल गई थी कि ये जगह पे टेररिस्ट लोकेट है। उसके बाद आईबी और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और शिनाख्त करी और लगभग 22 जुलाई को इनके लोरा सेट को ट्रैक करने का काम समाप्त हुआ। एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड लोकेशन को आइडेंटिफाई किया गया और फिर एक मीटिंग 4 पैरा, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस तीनों के अफसरों की हुई और स्ट्राइक किया गया। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है मान्यवर। ये कोइंसिडेंट मान्यवर, आज ये मारे गए 2 दिन पहले, अब बैठे नहीं हैं, चिदंबरम साहब को बैठना चाहिए था। उन्होंने सवेरे मेरे इस्तीफे की मांग के साथ एक प्रश्न उठाया कि भारत सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर करा। ऑपरेशन सिंदूर इसलिए कहा कि ये पाकिस्तानी आतंकवादी थे और पाकिस्तानी आतंकवादी थे, इसका आपके पास सबूत क्या है? वो पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर के जस्टिफिकेशन को चैलेंज कर रहे थे। मैं आज इस सदन के माध्यम से श्री चिदंबरम को पूछना चाहता हूं, आप किसको बचाना चाहते थे? पाकिस्तान को, लश्कर तैयबा को, ये आतंकवादियों को? अरे शर्म नहीं आती मान्यवर? और देखिए महादेव करता है तो क्या करता है। जिस दिन सवाल पूछा उसी दिन ये तीनों आतंकवादी ढेर हो गए और जवाब तो घटनाक्रम ने दिया। मगर ये कांग्रेस पार्टी की मानसिकता पूरी दुनिया के सामने चिदंबरम साहब ने उजागर कर दी। हमारी वोट बैंक के लिए हम पाकिस्तान का समर्थन करते हुए भी नहीं डरेंगे। हमारी वोट बैंक के लिए लश्कर तोयबा को बचाने से भी हम नहीं डरेंगे और हमारी वोट बैंक के लिए
आतंकवादियों को शेल्टर देते हुए, शाब्दिक शेल्टर देते हुए भी हम नहीं डरेंगे। मान्यवर, ये कांग्रेस की मानसिकता है। और अभी अभी पृथ्वीराज चौहान साहब का इंटरव्यू आ गया, उन्होंने कहा ऑपरेशन का नाम धर्म के आधार पर रखने के अलावा इनको कुछ नहीं आता है। मान्यवर, कांग्रेस पार्टी बैठी नहीं है, उनको मालूम नहीं है हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। और ये प्रतीक है, ये प्रतीक है हर प्रकार के भारत पर के हमले का, भारत की संप्रभुता पर हमले का और भारत की सीमाओं पर अतिक्रमण के जवाब देने का। और मैं आज यहां से चौहान साहब को भी कहना चाहता हूं कि आप क्या नाम रखना चाहते थे, क्या नाम रखना चाहते, उसका जवाब दीजिए। मान्यवर, ये पूरी चीजों को हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से देखते हैं। चौहान साहब का थ्योरी देखे तो आज हमारी सेना के कई सारे हमारी सेना के डिवीजनों का जो नारा है, युद्ध घोष है, कहीं प्रभु रामचंद्र की जय, कहीं जोश बोले सो निहाल सत श्री अकाल है, कहीं जाट बलवान जय भगवान है, क्या सियावर रामचंद्र की जय है, कहीं पर काली माता की जय है। ये सारे उद्घोष आप नहीं स्वीकारते हो, ये भाजपा ने रखे हुए नहीं है मान्यवर। ये हमारी सेना के जवानों से मन से निकलने वाला ये युद्धघोष, इसको हिंदू मुस्लिम के दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। और कोई कहता है कि आज ही क्यों मारे गए। अब देखिए साहब, भाई कितना जिंदा रखना चाहते हो। मैं भी पूछता हूं आज क्यों मारे गए, मैं तो दूसरी सेकंड मार देना चाहता था, मगर इतना सरल नहीं है। जिन ऊंचाइयों पर ये छुपे हैं, जिस प्रकार की निर्जन जगहों पे 22 दिन तक सीआरपीएफ सेना और जम्मू कश्मीर की पुलिस ड्रोन से भेजे हुए खाना खाकर इतनी कठिन परिस्थिति में इनका पीछा कर मारा है, और आप मुहूर्त पूछ रहे हो क्योंकि क्यों नहीं मानना है आज? क्योंकि आज राहुल गांधी का भाषण था। इस तरह से नहीं चलता है मान्यवर। पूरे देश की जनता कांग्रेस पार्टी को देख रही है। इनकी प्रायोरिटी देश की सुरक्षा नहीं है, राजनीति है। उनकी प्रायोरिटी आतंकवाद को समाप्त करना नहीं है, अपनी वोट बैंक है। उनकी प्रायोरिटी हमारी सीमा की सुरक्षा नहीं है, उनका सेक्युलर और अपीसमेंट का पॉलिटिक्स है मान्यवर। मगर हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं मान्यवर। आज मैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बताना चाहता हूं। 22 अप्रैल को हमला हुआ। 22 अप्रैल को ही मेरी प्रधानमंत्री जी से बात हुई, वो विदेश थे। लगभग 2-2:30 बजे के सुमार पे बात हुई। मैं शाम होने से पहले ही श्रीनगर पहुंच गया था। दूसरे दिन सुबह सुरक्षा बैठक उसी रात को कर दूसरे दिन सुबह जहां मृतदेह थे वहां जाकर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए गया। मान्यवर, वो मेरे जीवन का ऐसा दिन है जो मैं कभी नहीं भूल सकता। एक 6 दिन की शादी, एक बच्ची ने जिसकी शादी को 6 दिन हुए हैं, वो विधवा होकर हमें पूछती थी कब इसका बदला लिया जाएगा। मान्यवर, सब लोग क्षुब्ध थे, ना पानी पिया था, ना चाय पी थी, ना पीने की स्थिति थी। मैं मेरे जीवन में वो दृश्य नहीं भूल। आज भी वो दृश्य आ जाता है तो नींद से खड़ा हो जाए, इस प्रकार की वेदना होती है मान्यवर। ऐसा जघन्य अपराध कभी नहीं हुआ। धर्म के नाम पर पूछकर चुन कर इनके परिजनों के सामने मरे, छोटी बच्चियां, छोटे बच्चे, वृद्ध मां, उनकी पत्नियां, उनकी बहनें, इस सब के सामने मारा गया। और क्यों मारा गया? क्योंकि वो संदेश देना चाहते थे कि टेररिज्म से मुक्त हम कश्मीर को नहीं होने। मैं आज इस सदन से उनको संदेश देना चाहता हूं, जितना हो सके उतना प्रयास करना। कश्मीर
आतंकवाद से मुक्त होकर रहेगा और होकर रहेगा। ये नरेंद्र मोदी का संकल्प। मान्यवर, 23 अप्रैल को, इसके पहले कल भाषण में कहा, वहां पर आज भी बोले, मैं बैठा था, कि 24 अप्रैल को मोदी जी चुनावी सभा करने गए थे। हमारे साथी ने जवाब दिया इनका, परंतु मान्यवर, मैं सदन का रिकॉर्ड क्लियर हो इसलिए मोदी जी वो सभा में क्या बोले थे वो कहना चाहता हूं। मोदी जी ने 24 अप्रैल को बिहार की जनसभा में जो कहा था वो चुनावी सभा नहीं थी। इस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है कि देश की जनता की भावनाओं को दुनिया के सामने ढंग से रखे। मैं कोट अनकोट उनके भाषण को पढ़ता हूं। मैंने 22 अप्रैल को पहलगांव का यह हमला केवल निहत्थे पर्यटकों पर नहीं बल्कि पूरे भारत की आत्मा पर हुआ एक दुस्साहसपूर्ण प्रहार है। आतंकवाद के प्रति दृढ़ और कड़ा रुख, आतंकवादियों और इस हमले की साजिश रचने वालों की कल्पना से भी बढ़कर उनको बड़ी सजा दी जाएगी। आतंकियों के बीच बची खुची जितनी भी भूमि है उसको मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। 140 करोड़ भारतीय इस बात के लिए एकजुट है कि आतंक के आकाओं की कमर तोड़ दी जाएगी। भारत हर एक आतंकवादी और उनकी समर्थकों की पहचान करेगा, उनका पता लगाएगा, उनको दंडित करेगा। आतंकवाद कभी भी भारत की आत्मा को तोड़ नहीं पाएगा। न्याय सुनिश्चित करने के हर प्रयास किए जाएंगे। और आज मैं मोदी जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं उनकी दूरदर्शी। उनका बोला हुआ एक एक शब्द आज सच हुआ है। उन्होंने कहा था आतंकवादियों की बची खुची जमीन मिला देंगे, मिट्टी में मिला देंगे। साहब, उनके ट्रेनिंग के बाद मिट्टी में मिले हैं, इनके हेडक्वार्टर मिले हैं, उनके लॉन्च पैड भी मिट्टी में मिलकर जमीन दोस्त। उन्होंने कहा कि इनके आकाओं को नहीं छोड़ेंगे। मैं बाद में लिस्ट पढ़ता हूं। इनको भेजने वालों को भी हमारी सेनाओं ने मिट्टी में मिला दिया। उन्होंने कहा आतंकवादियों को भी नहीं छोड़ेंगे। ऑपरेशन महादेव ने वो तीनों आतंकवादियों को समाप्त कर दिया। मान्यवर, एक प्रकार से मोदी जी ने कहा हुआ वाक्य, हमारी सेना, हमारी वायुसेना, हमारी जल सेना और सभी पैरामिलिट्री फोर्स और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उसको अपना कर्म का रास्ता बना दिया और कठोर दंड देने का काम किया है। मान्यवर, 23 अप्रैल को ही एक सीसीएस की मीटिंग बुलाई गई। सीसीएस की मीटिंग में कठोर संदेश देने का काम न केवल पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, कि भारत की सीमा और भारत की सेना, भारत के नागरिक और भारत की संप्रभुता इसके साथ खिलवाड़ नहीं करते, वरना परिणाम भुगतने पड़ते हैं। मानव उन्होंने तय किया सीसीएस की बैठक में 1960 की जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई एक तरफा पाकिस्तान के फायदे वाली सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से रोक लिया गया। मान्यवर, ऐतिहासिक फैसला है। हम सब वर्षों से मानते थे कि हिंदू जल संधि एक तरफा है। हमारा पानी 80% वहां नहीं जा सकता। मानिए, वहां तक कि वहां से गाद निकालने की भी परमिशन, उनकी कैनाल बनाने के पैसे भी भारत ने भेजे। और मान्यवर, ये पानी पर अधिकार है भारत के किसानों। कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली का पीने का पानी अब कुछ ही समय में सिंधु के माध्यम से राजस्थान तक पहुंचेगा। एकीकृत जांच चौकी अटारी की जो चल रही थी उसको हमने बंद कर दिया। सार्क वीजा समाप्त कर दिया।
24 घंटे में सारे पाकिस्तानी नागरिकों को हमने वापस भेजना शुरू कर दिया। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग में रक्षा, सैन्य, नौसेना और वायुसेना के सलाहकारों को अवांछित व्यक्ति घोषित किया गया और दोनों उच्चायोग में स्टाफ को कम करा दिया गया, 55 से घटकर 30 करा दिया और सीसीएस ने संकल्प लिया कि भेजने वाले और कृत्य करने वाले दोनों को दंडित किया जाएगा। इसके लिए सेना को खुली छूट देने का काम सीसीएस ने। ये पूछ रहे थे कल क्या हुआ, कैसे हुआ। सीसीएस के फैसले जो है वो मीडिया में आए थे मगर उनको पढ़ना नहीं है, क्योंकि सारे जो फैसले लिए वो उनके द्वारा किए हुए निर्णयों को रद्द करने के और उनकी नीतियों के खिलाफ जो निर्णय हुए वो है। मान्यवर, 30 अप्रैल को सशस्त्र बलों को ऑपरेशनल फ्रीडम देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया कि रक्षा मंत्रालय और सेना दोनों मिलकर तय करेंगे टारगेट क्या होगा, तरीका क्या होगा, स्थान क्या होगा और समय क्या होगा। और इसको हमारे सेना के जवानों ने इसको बहुत बखूबी निभाया। मान्यवर, मैं तीनों सेनाओं को इस सदन के इस चर्चा में बहुत बहुत सम्मान के साथ साधुवाद देना चाहता हूं। 7 मई को रात को 1:04 पर पाकिस्तान के 9 आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया। रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा में बताया कम से कम 100 लोग मरे, 100 से ज्यादा मरे मगर कम से कम 100 मरे हैं। और मान्यवर, लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन, ये तीनों के हेडक्वार्टर को ध्वस्त करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया, हमारी सेनाओं ने। और मान्यवर, हमने तुरंत ही उनको सूचना दे दी थी। हमने उनको बताया मरकज सुभानअल्लाह बहावलपुर, मरकज तैयबा मुरीद के महमूना जाया कैंप सियालकोट, शारजाल कैंप सियालकोट, सवाई नाला कैंप मुजफ्फराबाद, सैयदना बिलाल कैंप मुजफ्फराबाद, गुलपुर कैंप कोटली, बरनाल कैंप बिम्बर्ग और अब्बास कैंप कोटली, उसको हमने समाप्त कर दिया है, तोड़ दिया है। और ये हमारे आत्मरक्षा के अधिकारों को उपयोग करते हुए कहा है, हमारी कार्यवाही समाप्त हुई है। मैं बाद में आता हूं, ये पाक ऑक्यूपाई कश्मीर क्यों नहीं लिया, ये क्यों नहीं करा, वो क्यों नहीं करा। पहले तो वो सोचते थे कि कुछ ही नहीं होगा, हो गया तो ये क्यों नहीं हुआ। मैं कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर आपने दिया था मगर लेने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही करेगी और कोई नहीं। मानव, हमने तो हमला किया था आतंकवादी अड्डों पर, उनके हेडक्वार्टर पर, उनके संगठनों पर, उनके ट्रेनिंग कैंप पर, उनके लॉन्चिंग पैड पर, और हमारे आतंकवाद के ऊपर ये हमले को पाकिस्तान अपने पर का हमला समझ बैठा। और उन्होंने 8 मई को अपने रिहायशी इलाकों पर गोलीबारी की। हमारे सेना के इंस्टॉलेशन पर मिसाइल छोड़े, ड्रोन फेंके, कोई पहुंच नहीं पाया। मगर नजदीक की सीमा में गोलीबारी से निर्दोष नागरिक जो घूम रहे थे वो हताहत हुए। मान्यवर, फिर भी भारत ने संयम रखा। उन्होंने गुरुद्वारा तोड़ा, हम कुछ नहीं बोले। उन्होंने मंदिर तोड़ा, कुछ नहीं बोले। भारत ने तय कर लिया कि हम इसका जवाब उनकी रक्षा की क्षमता को क्षीण करने के लिए, कम करने के लिए करें। और इसलिए 9 मई को भारत की सेना ने 11 एयरबेस को ध्वस्त कर दिया, इनके डिफेंस इंस्टॉलेशन और एयरबेस। 8 एयरबेस नूरखान, मुरीद, सरगुर्दा, रफीकी, रहम यार खान,
जकोबाबाद, सुक्कुर, भोलारी, 6 रडार सिस्टम, सुक्कुर, लाहौर, आरिफवाला, चुनेन, जकोबाबाद और नयाचौर, और सरफेस टू एयर गाइडेड मिसाइल्स की सिस्टम लाहौर और ओकारा की। पाकिस्तान ने हमले के बाद मान्यवर लड़ने की स्थिति में ही नहीं था। ये पूछ रहे हैं किसके कहने पर समाधान हुआ, किसके कहने पर समाधान हुआ? किसी के कहने पर समाधान नहीं हुआ। पाकिस्तान घुटनों के बल हमारे डीजीएमओ को फोन किया कि भाई बंद करो। पहले से हमारा मकसद युद्ध का नहीं था, ना पाकिस्तान के अवाम को हम नुकसान करना चाहते थे। मोदी जी ने तुरंत कहा कि अगर पाकिस्तान रोकता है तो रोक लीजिए, और इसको भी राहुल गांधी आगे बढ़ा रहे हैं और पूछ रहे हैं। कुछ लोगों ने आशंका की कि कौन मरा वहां। मान्यवर, उनको मालूम नहीं है। उनके समय में जो जघन्य आपराधिक घटनाएं हुई, आतंकवादी घटनाएं हुई थी, वो घटना को घटाने वाले आतंकवादी हमें पूछते थे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा कि भाई 90 दिन हुए क्या हुआ, 95 दिन हुए क्या हुआ, रोज 5 फोन आते। मगर उनके समय में जो बड़ी बड़ी आतंकवादी वारदातें हुई थी, मुंबई ट्रेन ब्लास्ट से लेकर मुंबई पर हमले की, उसके आरोपी आतंकवादी हमारे ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए। मान्यवर, ऑपरेशन हाफिज मोहम्मद जमील जैसे मोहम्मद का प्रमुख, मौलाना मसूद का बड़ा बहनोई, मुदस्सर खादियान मरकज तैयबा का प्रभारी, मोहम्मद हमजा जमील जैम और ऑपरेटिव मसूद अजहर का भतीजा, मोहम्मद यूनुस अजहर जैसे मोहम्मद का अमीर, मोहम्मद हसन खान जैम ऑपरेटिव, मोहम्मद हसन वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जैम का वास्तविक प्रमुख अब्दुल मलिक, खालिद अबू अक्स और नोमान मलिक, ये सारे इतने घायल हुए हैं कि अब कुछ कर नहीं सकते। मान्यवर, ये जो हमला हुआ वो उन्होंने इनके दिल पर हमला किया है, आतंकवाद के दिल पर पहली बार प्रहार किया है। मान्यवर, पहले भी हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी। एक प्रकार से सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक दोनों पाक ऑक्यूपाई कश्मीर में थी। मेरे जैसे लोग तो मानते हैं कि हमारी भूमि पर ही हमने हमला किया था, क्योंकि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर इस सदन के द्वारा स्वीकारा हुआ संकल्प है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है। मगर पहली बार पाकिस्तान की सरहद में जाकर हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया है और आतंकवादियों के अड्डों को, उनके ट्रेनिंग कैंप को और उनके लॉन्चिंग पैड्स को खत्म करने का काम किया है। मान्यवर, ये चिदंबरम साहब कल भाषण में बोले कि ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर निर्णायक था। चिदंबरम साहब यहां है नहीं, मगर मैं उनको जवाब देना जरूर चाहता हूं कि चिदंबरम साहब, अगर 65 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो फिर टेररिज्म क्यों फैला? 71 की लड़ाई निर्णायक थी क्या, तो टेररिज्म क्यों फैला? और अनेक बार जो कार्यवाही हुई वो निर्णायक थी क्या? मान्यवर, जब तक दुश्मन या तो डर नहीं जाता या सुधर नहीं जाता, कभी निर्णायक अंत नहीं आएगा। मान्यवर, इतने सालों तक उनको डराने की, दंडित करने की कोई प्रक्रिया ही नहीं हुई। क्यों डरेंगे वो? हम तो डोजियर पर डोजियर भेजते रहे, कभी उनको जवाब नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। मान्यवर, सर्जिकल स्ट्राइक करी, एयर स्ट्राइक करी और ऑपरेशन सिंदूर, खौफ पैदा हो गया। मुझे मालूम नहीं, मेरे पास सूचना नहीं, रात को भी जब जाते होंगे, स्वप्न में हमारी मिसाइल से दिखाई पड़ती होती। ये डर से ही शांति होती है, ये सुधरने वाले लोग नहीं है। मान्यवर, मगर चिदंबरम साहब कहते हैं कि आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत क्या है? चिदंबरम साहब, सबूत तो हमारी एजेंसियों ने ढूंढ लिया। अब
आप क्या बोले थे, इस पर क्या बोलना चाहते हैं? मान्यवर, इनके चिदंबरम जी के कार्यकाल में ही अफजल गुरी की फांसी जब तक वो गृह मंत्री नहीं गए नहीं हुई। मान्यवर, बंबई का हमला, बंबई के हमले के बाद आज ये दिग्विजय सिंह चले गए हैं, उन्होंने कहा है तो आरएसएस ने कराया था। मान्यवर, ये क्या बोल रहे हैं? किसके लिए बोल रहे हैं? किसको बचा रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं? और हिंदू टेरर का सगुफा किसने छोड़ा? मैं आज दुनिया के सामने, देश की जनता के सामने गर्व से कहता हूं कि हिंदू कभी टेररिस्ट नहीं हो सकता। हम कभी टेररिस्ट नहीं हो सकते। क्या कहना चाहते हैं? फर्जी टाइप के केस बनाए, एक भी केस अदालत में नहीं टिका। देशभक्त संगठनों पर आरोप लगाए आपने, सिर्फ आपकी छिछोरी राजनीति के लिए, क्षुल्लक फायदे के लिए। और फिर क्या कर लिया? फिर भी हार गए। हारे तो ना। और अब हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं, 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप वोट डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जीने 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए, और 15 भी हो जाएंगे। मान्यवर, भारतीय सेना के लिए कभी भी इन्होंने तैयारियां नहीं की। चीन के कई जवानों ने चीन की लड़ाई के बाद लिखा, हमारे पास बंदूक छोड़िए, कारतूस छोड़िए, नमक, चीनी और माचिस भी उपलब्ध नहीं थी। घनघोर ठंड में पहनने के लिए हमारे लिए ठंड के कपड़े भी नहीं थे। मान्यवर, आज वही सेना ब्रह्मोस से लैस है, आकाश उनके मिसाइलों को तोड़ देता है। मान्यवर, और पाकिस्तान की पूरी एयर डिफेंस सिस्टम हमारी सेना आधे घंटे में उसको मलबे में बदल कर रख देती है। मान्यवर, ये नरेंद्र मोदी के शासन में, मोदी जी के शासन में 11 साल में परिवर्तन हुआ। गोली नहीं बना पाते थे। मैं बाद में बताता हूं, लाखों करोड़ों का सामान हम बना रहे हैं, विदेश में भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी सेना का काफी सारा कई सारी चीजें हमने ब्लैकलिस्ट कर दी, इंपोर्ट नहीं कर सकते। और R&D के लिए एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम बनाने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। सेना और पूरे देश को मोदी जी की ये पहल पर, आत्मनिर्भर भारत के गर्व पर, और हमारे सेना के जवानों का हथियार उनको ऐसा देना चाहिए, इस बात की चिंता पर देश और सेना मोदी जी पर गर्व कर सकती है। मान्यवर, हमने जो नमक, चीनी और माचिस नहीं थी, ऐसी सेना से 11 साल में 22 मिनट में ही आतंकवादियों का काम तमाम कर देने वाली, तकनीक से सज्ज, वीर, सटीक इंफॉर्मेशन वाली और बताए हुए लक्ष्यों को पूरा करने वाली सेना का मान्यवर निर्माण किया है। मान्यवर, ये हमला, कल्पना कर लीजिए, कांग्रेस के राज में हुआ होता तो क्या होता। अभी तो भाजपा सरकार है, एनडीए सरकार है, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तीनों ने क्लीन चिट देने में 100 दिन लगा दिए। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो पाकिस्तान को तुरंत क्लीन चिट मिल जाएगा। रक्षा मंत्रालय की जगह विदेश मंत्रालय काम करता। रातों रात जेरॉक्स मशीनों पर डोजियर तैयार होते, डोजियर वहां भेजते थे और फिर चर्चा करते शर्म अल शेख में, और कुछ नहीं करते साहब। और ये हमें सवाल पूछ रहे, कोई अधिकार नहीं है कांग्रेस पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आतंकवाद के बारे में सवाल पूछने का। मान्यवर, इस देश के अंदर आतंकवाद फैला, पनपा, बढ़ा, तो इसका एकमात्र कारण कांग्रेस की सरकारों की लचर और तुष्टीकरण से युक्त वोट बैंक की राजनीति रही है। मान्यवर,
और आज हमारा सौभाग्य है कि एक ऐसा नेतृत्व है जो ब्रह्मोस मिसाइल्स भेजता है, डोजियर नहीं भेजता है मान्यवर। और नेतृत्व सम्मानीय मान्यवर, ये संघर्ष विराम के लिए भी कई सारे कह रहे हैं। मैंने कल सुना रहा, पीओके क्यों नहीं लेंगे, इतना उछल उछल कर बोलते थे। और यहां पर काफी विद्वान लोग बैठे हैं, इनको कुछ संसद की मर्यादा, संसद में बात करने का तरीका, मतलब वास्तविक चीजें बोलने की पद्धति कुछ नहीं सिखाते मान्यवर। मैं आज पूरे देश के सामने बात करना चाहता हूं मान्यवर। ऑपरेशन सिंदूर युद्ध नहीं था। यूएन चार्टर के अनुच्छेद 51 के चैप्टर 7 के तहत हमने आत्मरक्षा के लिए बल प्रयोग का जो हमारा अधिकार है उसको उपयोग किया था। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो हमला किया, हमारे निहत्थे नागरिकों को मारा, और इसके जवाब में आतंकवादियों की पूरी इकोसिस्टम तोड़ने का हमारा अधिकार है, जो विश्व के सभी देशों ने हमारे अधिकारों को स्वीकारा है। वो अधिकार का हमने उपयोग किया था। और जब पाकिस्तान ने ही कहा कि हमें संघर्ष नहीं करना है, तब हमने इसको स्वीकारा। और कहते थे, मैं बाद में बताऊंगा मान्यवर, वो हमें कहने लगे कि भाई क्यों करा, ये ले लेते, वो ले लेते। मैं बाद में जब आपके समय में जो घोषित युद्ध हुए, ये तो घोषित युद्ध नहीं था मान्यवर, मगर घोषित युद्ध हुए कांग्रेस के समय में, इसमें आपने क्या किया है वो बाद में मैं मान्यवर बताता हूं। उसके पहले मैं आतंकवाद के परिदृश्य पर, जम्मू कश्मीर का आतंकवाद का परिदृश्य और देश का परिदृश्य, इस पर बताना चाहता हूं मान्यवर। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है और सबसे ज्यादा शासन भी कांग्रेस और उनके साथियों ने देश पर किया है। उनके समय में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को 3 नासूर मिले आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से। पहले कश्मीर का आतंकवाद, नॉर्थ ईस्ट की इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद, ये 3 नासूर मिले। और 30 से 40 वर्ष तक ये नासूर भारत की धरती को रक्त रंजित करते रहे। न जाने कितने लाल हमारी सेना के, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, सीआईएसएफ के मारे जाते रहे, शहीद पर शहीद। न जाने कितने निर्दोष किसान, न जाने कितने निर्दोष नागरिक आतंकवाद, इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद की भेंट चढ़े, मगर कुछ नहीं हुआ। आज मैं कहना चाहता हूं मान्यवर, कश्मीर के उग्रवाद के बारे में बाद में आता हूं। नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी और वामपंथी उग्रवाद दोनों क्षेत्र में हिंसा में 75% की कमी लाने का काम नरेंद्र मोदी। मैं इस पर बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि आज ये विषय नहीं है, परंतु कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद था वो मैं इस पर जरूर बोलना चाहता हूं मान्यवर। इसका कारण क्या था, इसके कारण के मूल में जाना चाहिए। जब से कश्मीर का सृजन हुआ, धारा 370 बनाई गई। किसने बनाई? कांग्रेस पार्टी ने बनाई। इसका समर्थन और इतने लंबे समय तक किसने चला? कांग्रेस ने चला है मान्यवर। इसका स्वरूप क्या था? धारा 370 और 35 से क्या कहती? कश्मीर का एक अलग ध्वज होगा, कश्मीर का एक अलग संविधान होगा, और 5 अगस्त 2019 तक ये अलग ध्वज और अलग संविधान चलते रहे। हमारी पार्टी के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस धारा 370 के लिए अपना बलिदान देने का काम किया, उनकी हत्या की। और क्या हुआ? इससे हमेशा अलगाववाद को पोषण मिलता रहा कि हम भारत के बाकी राज्यों जैसे नहीं है, हमें कुछ और मिल सकता है, हमारा तो संविधान अलग है, हमारा राष्ट्रध्वज अलग है। तो हर युवाओं को बरगाले
उनको उकसाने का मौका हमने पाकिस्तान और कश्मीर के अंदर पहले अलगाववाद की बात हुई, फिर आजादी की बात हुई और वो ही आतंकवाद का मूल बना मान्यवर। और इसके बाद धार्मिक कट्टरता बढ़ाने वाले सारे संगठन इनकी तुष्टीकरण की नीति के कारण चलते रहे मान्यवर। जमायत-ए-इस्लामी, कई सारे संगठन जो बच्चों में, युवाओं में, किशोरों में धार्मिक कट्टरता पर बढ़ाते रहे, अलगाववाद बढ़ाते रहे, चलने दिया। बैन लगाएंगे तो हमारी वोट बैंक नाराज हो जाएगी मान्यवर। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने टेरर ग्रुप बनाए और ये टेरर ग्रुप के प्रवक्ता, इसका नाम है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। हर टेरर ग्रुप ने अपना एक ग्रुप, सिविलियन ग्रुप बनाया, इसके साथ चर्चा करते रहे और उनके परिणाम स्वरूप यहां आतंकवाद बढ़ता गया मान्यवर। मैं आज स्वर्गीय शम्मी कपूर को भी कोट करना चाहता हूं। शम्मी कपूर जी, मैं पार्टी का अध्यक्ष था तब मिलने आए थे। उन्होंने कहा, अमित भाई, मेरा जब गोल्डन पीरियड था, मेरा साल का 30% टाइम कश्मीर में जाता था, इतना शूटिंग होता था कश्मीर, और मैं वहां के लोगों को मिला हूं। प्रोग्रेसिव सोसाइटी थी, महिलाएं प्रोग्रेसिव थी, धर्मनिरपेक्ष बात करते थे, सूफी संतों की बात करते थे, वहां पर कश्मीरी पंडित भी मिलते थे। आज मैं देख रहा हूं कि वो बच्चियां पथराव कर रही है। क्या हो गया, किसने बिगाड़ा? तब मैं इसके नीचे गया था मान्यवर, तब मालूम पड़ा कि ये जमात-ए-इस्लामी ने पूरी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर कब्जा जमा कर रखा था और बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर जहर घोलना शुरू किया, तब जाकर ये स्थिति हुई। मगर कोई भी कभी भी ये कांग्रेस इसके मूल में नहीं गई और मान्यवर धीरे धीरे ये बढ़ता गया। मान्यवर नरेंद्र मोदी जी ने तय किया कि ऐसा नहीं चल सकता और 5 अगस्त 2019 को यही ऐतिहासिक सदन में धारा 370 और 35 समाप्त, और उसके बाद शुरू हुआ टेररिज्म को फैलाने वाले, अलगाववाद फैलाने वाले टेररिस्ट और इनकी इकोसिस्टम संपूर्ण सफाई का एक युग शुरू हुआ मान्यवर। धारा 370 35 से हटाए गए, जीरो टेरर प्लान बना, एरिया डोमिनेशन की योजनाएं बनी, कैपेसिटी बिल्डिंग की योजनाएं बनी, मल्टी लेवल डिप्लॉयमेंट लगाया गया, तकनीक का उपयोग बढ़ाया गया, जेल प्रबंधन बढ़ाया गया, ड्रोन रोधी सिस्टम और गन तैनात किए गए मान्यवर। हम सब ने देखा, देश की जनता ने देखा, कई आतंकवादी मारे गए, 10-10 हजार के जनाजे निकले मान्यवर। हमने कठोर निर्णय लिया, आतंक में लिप्त किसी भी व्यक्ति का जनाजा नहीं निकलेगा, जहां मरेंगे वही दफना दिया। और मान्यवर, इस वक्त कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया था, फारूक अब्दुल्ला जी की पार्टी ने विरोध किया था। आतंकी समर्थन को चूर चूर कर नौकरियों से निकाला गया, पासपोर्ट और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट के हेतु इनको अघोषित किया गया। 75 पाकिस्तानी समर्थक सरकारी कर्मचारियों को ड्यू लीगल प्रोसेस से बर्खास्त करा दिया गया। बार काउंसिल सस्पेंड कर भारत के संविधान को मानने वाली बार काउंसिल प्रस्तावित की गई। यूएपीए अदालतों की स्थापना हुई और लगभग मई 22 से लेकर मई 25 तक 2267 प्रकरण यूएपीए के दर्ज हुए। इनकी पूरी टेरर फाइनेंस की इकोसिस्टम को ध्वंस किया। एनआईए और ईडी ने बहुत अच्छी कार्रवाई की, कई एसओपी बनाई गई और 347 संपत्तियों को जब्त कर दिया गया। एक और जमात-ए-इस्लामी और ऐसे संगठनों को हमने बंद करने का काम किया और दूसरी ओर मान्यवर इनकी इकोसिस्टम को भी हमने समाप्त कर दिया। मैं आज इस सदन के रिकॉर्ड के लिए बैन किए हुए संगठनों का लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। द रेजिस्टेंस फ्रंट टीआरएफ, जिसने घटना करी थी, पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट
तहरीक उल मुजाहिदीन, जमात उल मुजाहिदीन, जम्मू कश्मीर गजनवी फोर्स, खलिस्तान टाइगर फोर्स, हिब्ज उल तहरीर, जमायत इस्लामी, जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी, मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर, तहरीक हुरियत, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सुमजी ग्रुप, जम्मू कश्मीर नेशनल फ्रंट, जम्मू कश्मीर पीपल फ्रंट लीग, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग, जम्मू कश्मीर इत्तिहाद मुसलमान अवामी एक्शन कमेटी, और इसके साथ साथ सिख फॉर जस्टिस और पीएफआई को भी हमने बैन कर दिया। और मान्यवर, परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ 2010 में 10 से 15 की एवरेज ऑर्गेनाइज टाउन प्लिटिंग, हमने भी दृश्य देखे हुए जो समय कपूर ने चिंता की थी। छोटी छोटी बच्चियां पथराव करती थी। 2564 सालाना होते थे, 2564 पथराव की घटना हुई। 2024 के बाद एक भी घटना नहीं हुई। ऑर्गेनाइज हड़ताल जिसका वो लोग ऐलान करते थे, पाकिस्तान के बैठे हुए हुर्रियत के आका सालाना 132 दिन घाटी बंद रखते थे। 3 साल से एक भी हड़ताल का ऐलान नहीं हुआ है, हिम्मत नहीं है। टाउन पेल्टिंग में नागरिकों की मृत्यु, 112 नागरिक मारे जाते थे, अब 0 मारे जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्स का इंजर्ड, साल में 6235 सिक्योरिटी फोर्सेस इंजर्ड होती थी, अब 0 हो गई है। मान्यवर, इसके साथ साथ ये पूछ रहे थे, अभी वो शिवसेना की सदस्य भी पूछ रहे, क्या आतंकवाद समाप्त हो गया? इतनी गहरी जड़ें कांग्रेस ने डाली है, समाप्त होने में बहुत देर लगेगी। हमारा प्रयास है जल्द से जल्द, परंतु मान्यवर, आंकड़े में कहना चाहता हूं, समाप्ति के कगार पर है। आपको पसंद नहीं आएगा, मगर समाप्ति के कगार पर। पहले 2004 से 14 तक कुल घटनाएं 7217 हुई, 7217, 7217, और जून 15 से मई 25 तक 2150, 70% की कमी हो गई। मानव आतंकवादी घटनाओं में 70% कमी, नागरिकों की मृत्यु 1770 हुई थी, अब नागरिकों की मृत्यु 357 हुई है। मान्यवर, 80% की कमी। और सिक्योरिटी फोर्सेस 1060 मारे गए थे, अब 542 मारे गए हैं। मान्यवर, 49% की कमी। मान्यवर, इसके साथ साथ हमने कश्मीर के अंदर ढेर सारा काम किया है। मान्यवर, लगभग 59,000 करोड़ की 53 परियोजनाएं, चिनाब पर विश्व का सबसे बड़ा पुल बना, 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल सुरंग बनी, उधमपुर, श्रीनगर, बारामुल्ला तक रेल पहुंची, जोजिला सुरंग और बनिहाल सुरंग बने, रोजगारी का सृजन 63,000 लोगों का हुआ। जम्मू देश का पहला शहर बना जहां IIM, IIT और एम्स तीनों संस्थान वहां पर है। मान्यवर, पहला शहर। लगभग ऐसी स्थिति कश्मीर में भी तीनों प्रोग्रेस पर है। 40,000 नौकरियां दी, विस्थापितों को प्रतिनिधित्व दिया, कश्मीर विस्थापित कश्मीर पंडितों के 2 सदस्यों का नामांकन करने का कानून लेकर आए, और सबसे बड़ी बात मान्यवर, हमने भारत के संविधान का झंडा कश्मीर में फहराने का काम। ये पूछते हैं क्या हुआ? पहले 3 परिवारों तक राजनीति, ना पंच था, ना सरपंच था, ना तहसील पंचायत थी, ना जिला पंचायत। आज जम्मू कश्मीर में 34,260 जनप्रतिनिधि चुने हुए जम्मू कश्मीर के नागरिकों की सेवा कर। मान्यवर, पहले चुनाव होते थे। मुझे एक सेना के रिटायर्ड जनरल मिले, बाद में मैं बताता हूं। उन्होंने कहा, अमित भाई, हमारा काम तो मुख्य सुरक्षा का नहीं था, वो तो भगवान भरोसे था। सबसे बड़ा काम फर्जी वोटिंग करना कराते थी प्रशासन, हम इनकार करते थे। कई लोगों को मेमो दिए गए, फिर भी हम अड़े रहते थे। 3%, 4% वोटिंग होती थी। आज नरेंद्र मोदी के शासन में जिला पंचायत के चुनाव में 98.3%। जनरल इलेक्शन में अब तक का सबसे ज्यादा वोटिंग आजादी से। ये बताता है वहां लोकतंत्र प्रस्थापित हो रहा है। मान्यवर, और 63% हुआ।
और 1000 करोड़ से रुपये से ज्यादा पैसा पंचायतों को सीधा देने का काम किया। मगर मान्यवर ये क्यों हुआ, मैं आज पूरे सदन को बताना चाहता हूं। मैं भी इस बात को कभी उजागर नहीं किया, मगर मुझे लगता है मौका भी है और दस्तूर भी है। जब से प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाले, तब से उनके दिलो दिमाग पर कश्मीर की शांति का भूत था। अहरनीश सुधर। मान्यवर 2015 में पार्टी का अध्यक्ष बना। मोदी जी ने मुझे जनरल सिन्हा के घर पर भेजा। जनरल सिन्हा जो कई साल तक कश्मीर में सेवा की, नॉर्थ ईस्ट में भी सेवा की, एनसीआर में रहते थे। मैं 3 दिन उनके घर पर बैठा, उन्होंने पूरी डिटेल बताई। फिर कश्मीर से जुड़े हुए 25 लोगों की अलग अलग सूची दी। इनके साथ मैंने घंटों चर्चा की थी और मोदी जी ने भी अनेक लोगों को बुलाकर चर्चा की। अगर मोदी जी करते हैं वो बताते नहीं है, मगर मुझे कुछ तो मालूम है, क्योंकि काफी सरपंच को मिले थे। इनकी मिनट्स मेरे पास आई थी। पार्टी की दृष्टि से युवाओं से मिले थे, धार्मिक नेताओं से मिले थे, जम्मू के लोगों को मिले, घाटी के लोगों को मिले और नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमपीओ को भी मिले थे। और ढेर सारा मंथन 2014 से चलता था। वो मंथन अंत में कश्मीर के अंदर, आज मैं विश्वास के साथ कह रहा हूं साहब, आतंकवाद समाप्ति के कगार पर है। आतंकवाद समाप्ति के कगार पर। एक जमाना था कि पाकिस्तान को आतंकवादी पाकिस्तान से भेजने ही नहीं पड़ते, हमारे कश्मीर के युवा हाथ में हथियार उठा लेते। मगर आज मैं 6 माह का रिकॉर्ड इस सदन को बताता हूं। 6 माह में आतंकवादी संगठनों में एक भी कश्मीरी युवा की भर्ती नहीं हुई है, और जो मारे जा रहे हैं वो सारे पाकिस्तानी। क्योंकि जम्मू कश्मीर के अवाम ने मोदी जी की नीतियों को स्वीकारा है। पहले कभी नहीं हुआ सर कि आतंकवादी कोई बड़ा कृत्य करते थे, घाटी में इसका विरोध होता है। मैं आज घाटी की जनता को, जम्मू की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। एक भी गांव ऐसा नहीं था घाटी का जहां ये पहलगाम हमले का विरोध में। और जब तिरंगा घर पर फहराने की बात होती है, जिनके बच्चे आतंकवाद की भेंट चढ़ गए, वो मां बाप भी तिरंगा फहराते हैं। और मान्यवर, आतंकवाद पर तो कांग्रेस को बोलने का अधिकार ही नहीं है। मान्यवर, मैं आज सदन के सामने डिटेल रखना चाहता हूं। अटल जी की सरकार ने निर्णय किया था कि आतंकवाद को समाप्त करें। काफी मंथन हुआ। मंथन के बाद तय हुआ कि मजबूत कानूनी संरचना खड़ी करनी पड़ेगी जिससे इनको सजा कराई। कानूनी संरचना खड़ी करने के लिए पोटा का कानून लाना, एक कांग्रेस पार्टी ने विरोध किया। मैं आज वो है नहीं, मगर पूछना चाहता हूं, पोटा का कानून का विरोध किसको बचाने के लिए किया था? खैर, उन्होंने तो विरोध किया, राज्यसभा में गिर गया। अटल जी का संकल्प मजबूत था, भाजपा का संकल्प मजबूत था। पोटा कानून संयुक्त सेशन में पारित कर दिया गया और पोटा का कानून आया, इसका अमल शुरू। मान्यवर, एक कांग्रेस पार्टी ने इसके घोषणा पत्र में लिखा कि हम पहली कैबिनेट में पोटा का कानून रद्द कर देंगे। अब मैं तो कई बार ऐसा सोच ही नहीं सकता, तो मुझे लगा ये झूठ मूठ का वादा कर रहे। और मान्यवर देखिए, पहली कैबिनेट में ही इन्होंने पोटा के कानून को रद्द कर दिया। और ये कांग्रेस टेररिस्ट की बात करी, टेररिज्म की बात करी। आप तो उसका पोषण करने वाली पार्टी हो। मान्यवर, इसके बाद क्या हुआ? 2005 में रामलल्ला के टेंट पर हमला हुआ। मंदिर उस वक्त नहीं बना था। मुंबई लोकल ट्रेन में 7 धमाके हुए, 187 लोग मारे गए। डोडा में हमले हुए, 34 हिंदू मारे गए। हैदराबाद में धमाके हुए, 44 लोग मारे गए। 2005 रामलल्ला का टेंट, 2006 मुंबई ट्रेन, डोडा 2006, 2007 2 बम धमाके हैदराबाद में, 44 लोग मारे गए। 7 यूपी में धमाके हुए, 13 लोग मारे गए। 8 रामपुर सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ। 2008 आर्मी के काफिले पर हमला हुआ, 10 नागरिक मारे गए। 2008 आतंकी हमला हुआ।
246 लोग मारे गए। 2008 जयपुर में 8 बम धमाके, 2008 अहमदाबाद में 21 बम धमाके, 2008 दिल्ली में 5 बम धमाके, 2010 जर्मन बेकरी बम धमाका, 2010 वाराणसी में बम धमाका, 2011 मुंबई में बम धमाका, 3 लोग मारे गए। एक भी वर्ष खाली नहीं गए मन में। और हमें पूछ रहे कि आपने क्या किया? 100 दिन तक पूछते ही रहे, कहां गए, क्या किया, क्या किया, क्या किया। अब मुझे बताओ भाई, 2005 से शुरू कर 2011 तक आपने क्या किया? कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? कौन से कानून लाए, कौन से कदम उठाए, और कब जाकर पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का आपने प्रयोग किया? ये जवाब कांग्रेस पार्टी को, देश की जनता को देना पड़ेगा। मान्यवर, 54 जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में 609 नागरिक मारे गए। और मैं आज गर्व से देश के गृह मंत्री के नाते उच्च सदन में कहता हूं, मोदी जी के राज में पूरे देश में कश्मीर छोड़कर कहीं पर भी टेररिस्ट घटना नहीं हुई। और कश्मीर में भी हुई, उरी में हुई, हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर चेताया। पुलवामा में हुई, एयर स्ट्राइक कर और चेताया। अब नहीं सुधरते हैं, दुम टेढ़ी की टेढ़ी है, हम क्या कर सकते हैं? पहलगांव में करा मान्यवर, घर में घुसकर पटचड्डे उड़ाने का काम हमारी सेना। और मुझे तो कल सुबह ही किसी ने याद दिलाने के लिए, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक हमारी वरिष्ठ कार्यकर्ता है जिनकी उम्र 80 है, उन्होंने एक व्हाट्सएप भेजा था। उन्होंने कहा, अमित जरूर बोलना। अब मैं इतनी वरिष्ठ कार्यकर्ता की भावना को टाल नहीं सकता मान्यवर। उन्होंने एक व्हाट्सएप में वीडियो भेजा जिनमें सोनिया गांधी जी के घर से दौड़ते दौड़ते सलमान खुर्शीद जी आंसुओं से लहस बाहर आते, बाहर मैनेज मीडिया खड़ा है, उसके सामने कहते हैं कि सोनिया जी पूरी रात सो नहीं पाती है, इनके आंसू देखकर मेरी आंख से आंसू दिख रहे। ठीक है भाई, किस लिए आंसू बहाए? बाटला हाउस में वो पाकिस्तान प्रेरित आतंकवादी मारे गए, उसके लिए। अरे सोनिया जी, आंसू बहाना था तो बाटला हाउस एनकाउंटर में जो मोहन शर्मा शहीद हुआ, इसके लिए बहाते। आप किसको प्रोटेक्ट करें? वोट बैंक का एक खेल। मुझे पूछते रहे साहब, 90 दिन तक भाग गए, आप क्या कर रहे हो? 25 दिन हो गए, 35 दिन हो गए, 40 दिन हो गए, सिंदूर इसका जवाब नहीं, आतंकवादी कहां गए? चलो भाई, ये तो भाजपा सरकार, सेना ने ठोक दिया, सीआरपीएफ ने ठोक दिया, हो गया हमारा काम। अब मैं पूछना चाहता हूं, दाऊद इब्राहिम जिसने मुंबई में सीरियल धमाके गए, किसके राज में भागे मान्यवर? कांग्रेस के राज में। सैयद सलाउद्दीन किसके राज में भागा? कांग्रेस के राज में। टाइगर मेमन किसके राज में भागा? कांग्रेस के। अनीस इब्राहिम किसके राज में भागा? रियाज भटकल किसके राज में भागा? कांग्रेस। इकबाल भटकर किसके राज में भागा? मिर्जा सादाब किसके राज में भागे? और इसका हिसाब कौन देगा? उनको मालूम था देना पड़ेगा साहब, इसलिए बहिष्कार करते। वो स्वयं भागे, आतंकवादियों को भगाया और वो भी भाग गए। और हमने मान्यवर 11 साल में यूएपीए में 2019 में अमेंडमेंट किया। इसके तहत, अमेंडमेंट के तहत 57 लोगों को आतंकवादी घोषित किया है। एनआईए का अमेंडमेंट किया, देश के बाहर जांच करने के हमने अधिकार लिए। एनएसए का हमने सख्त उपयोग किया, 370 को बैन किया, निरस्त कर दिया, पीएफआई को बैन किया, मैक को मजबूत किया, आईसीजेएस का हमने स्थापना किया, नफीस का स्थापना किया, पीएमएलए से टेरर फाइनेंसिंग को रोक दिया और नेट ग्रिड से माध्यम से पूरे देश के आतंकी संगठनों को एक कंप्यूटर की क्लिक पर लाकर रख दिया। मान्यवर, हमने पूरी इकोसिस्टम तैयार करी। और मान्यवर, ये जो कह रहे हैं, कल पूछ रहे थे कैसे आते हैं, मान्यवर मैं फिर से कहना चाहता हूं कि इतनी कठिन सरहद, कई जगह सुरंगें बनाते हैं,
और बना सकते हैं माननीय। इसको रोकने के हम तकनीकी उपाय कर रहे हैं, कुछ समय में ही हो जाएगा। मगर कुछ नाले ऐसे हैं माननीय, वहां इतना बहाव होता है, वहां कोई चौकी नहीं लग सकती, चौकी बह जाएगी। वो घुस रहे हैं, मगर उन्होंने क्या स्टैंड लिया था? राहुल गांधी ने कहा, जब 2011 में हमला हुआ, उन्होंने कहा सभी आतंकी हमलों को रोकना संभव नहीं है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा घुसपैठियों को कोई रोक ही नहीं सकता। मैं मानता हूं कि अभी भी पाकिस्तान कुछ आतंकी हमले कर पा रहा है, अभी भी कुछ घुसपैठ होती है, काफी कम हुआ है माननीय। मैं जिम्मेदारी के साथ बोलने वाला आदमी हूं, देश की जनता सुन रही है, काफी कुछ कम हुआ है, मगर हम कभी ऐसे हथियार नहीं डालते। मैं आज सदन के सामने कहना चाहता हूं, घुसपैठ और आतंकवादी घटनाओं को समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार कृत निश्चयी दृढ़ता के साथ हमारा मान्यवर। कल राहुल गांधी जी का मैंने स्टेटमेंट सुना, चीन के लिए प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते, चीन के लिए नहीं बोलते। अब ये उनके सीनियर लोग हैं, उनका कोई ट्यूशन व्यूशन भी नहीं रखते माननीय, कैसे बोलना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, कुछ बोलते ही रहते हैं। मगर आपने जब चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब क्या किया था? चीन की लड़ाई समाप्त हुई तब हमारा 38,000 वर्ग किलोमीटर हिस्सा चीन को अक्साई चीन का देने का काम कांग्रेस पार्टी और आपके नाना जवाहरलाल नेहरू ने किया था। मान्यवर 1955 में देश में बहुत कम लोग जानते, और ये पूछ रहे हैं कि कल मुझे कहने लगे झूठ बोल रहे हैं, मैं आज चीज भी लेकर आया। मैं सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज वॉल्यूम 29 पृष्ठ 231 पढ़ रहा हूं, जो नेहरू जी ने स्वयं संकलन करा है। इसके लेखक जवाहरलाल नेहरू स्वयं है। अनौपचारिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका की ओर से सुझाव दिया गया कि चीन को संयुक्त राष्ट्र से तो संबंध किया जाए, यूएन में उसको मेंबरशिप दी जाए, परंतु उसको सुरक्षा परिषद में नहीं, और उसकी जगह भारत को देना चाहिए। साहब, कोई भी देश का प्रधानमंत्री होता, धन्यवाद करता और भारत सुरक्षा परिषद में मेंबर बन जाता। आज मोदी जी जो प्रयास करते थे, करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, हमारे पास भी वीटो होता। परंतु इन्होंने क्या कहा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। चीन जैसे महान देश को सुरक्षा परिषद में नहीं रखते हैं तो सुरक्षा परिषद के मायने ही नहीं रहते। ये मान्यवर कांग्रेस का चरित्र कल हमें सवाल पूछ रहे थे, और चलो नाना तो बहुत दूर की बात है। इन्होंने मान्यवर एक प्रकार से चीन के बारे में राजीव गांधी फाउंडेशन, जिसकी चेयरपर्सन उनकी माताजी थी, उससे एमओयू किया, चीन से पैसा लिया, हमने एफसीआरए का लाइसेंस यही बिना पर कानूनी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का एफसीआरए का लाइसेंस कैंसिल कर दिया। क्या राहुल गांधी देश की जनता को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता सकते हैं कि चीन के साथ क्या एमओयू हुआ था? मान्यवर, हम जब हमारे सेनानी चीन की सेना के आंखों में आंख डालकर डोकलाम में सीना चौड़ा कर कर खड़े थे, तब ये चीन के राजदूत के साथ गुपचुप मीटिंग स्वयं राहुल गांधी करते। ये तो पीढ़ियों से चीन प्रेम चला रहा है। हिंदी चीनी भाई भाई से शुरू हुआ, सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन से गुजरता हुआ चीन के राजदूत की मीटिंग तक आया मान्यवर। और ये हमें कह रहे हैं कि आपने चीन का नाम नहीं दिया। अरे भाई, जब देना है तब देंगे। और हमारे विदेश मंत्री ने बहुत मजबूती के साथ इसका जवाब दिया। हर चीज प्रधानमंत्री को बोलने की जरूरत नहीं है, मगर आप देश की जनता को बताओ जरा, क्या एमओयू हुआ था, कितना पैसा लिया गया, चीन के राजदूत के साथ युद्ध की स्थिति में कैसे बात कर सकते हो? और आप प्रतिपक्ष के नेता हो,
38,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि चली गई। और साहब इरिस्पॉन्सिबिलिटी देखे, कहते हैं वहां घास का तिनका भी नहीं उगता। अब नेहरू जी का सर मेरे जैसा था सर, तो हमारे महावीर त्यागी थे, उन्होंने कहा कि साहब आपके सर पर भी एक बाल नहीं है, क्या इसको चीन भेज दे? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितने इरिस्पॉन्सिबल जवाब हो। और अभी संधि की बात करें मान्यवर, मैं 71 के युद्ध में हमारा विजय हुआ, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, बहुत अच्छा काम हुआ, विजय हुआ। 93,000 पाकिस्तान के सैनिक युद्धबंदी थे। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को शिमला समझौते में लौटा दिया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर नहीं मांगा। अगर उस वक्त इंदिरा गांधी, इस देश की दिवंगत प्रधानमंत्री जी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर लिखवा लेती तो आज आतंकवाद देश में आ ही नहीं सकता था मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भी आ जाता। मान्यवर, इसके साथ साथ हमारा 15,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र हमारे कब्जे में था पाकिस्तान, वो भी दे दिया। पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को दे दिया, हमारे सिर्फ 54 पकड़े गए थे, वो वापिस नहीं आए। आज भी इनके परिवारजन उनकी राह देख रहे। मान्यवर, क्या संवेदनशीलता है, क्या समझौता किया आपने। और साहब, जनरल मानेकशॉ, जिनको 71 युद्ध का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था, जनरल मानेकशॉ के इंटरव्यू में कहते हैं, शिमला में भुट्टो ने भारत के नेतृत्व को मूर्ख बनाया। वो इंटरव्यू अंग्रेजी में, इसलिए मैं कोट अनकोट पढ़ा था। आई टोल्ड हर, इनटू ब्रैकेट उन्होंने छापा है इंदिरा गांधी, दैट आई टोल्ड हर दैट ही, इनटू ब्रैकेट भुट्टो, आई टोल्ड हर दैट ही हैज मेड मंकी आउट ऑफ यू। और ये हमें पूछ रहे संधि क्या, हमने तो युद्ध ही घोषित नहीं करा था, संधि किस चीज की भी। हमारा एक लिमिटेड एग्रेशन था, टेररिज्म पर हमारा हमला था, और हमारे आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करते हुए, और हमें पूछ रहे हैं। चिंता मत करो राहुल गांधी, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की चिंता है ना, भारतीय जनता पार्टी ही ला देगी पाक ऑक्यूपाई। आप नहीं ला पाए, कांग्रेस पार्टी नहीं ला पाई, हमें लाए। और मान्यवर, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर छोड़िए, पाकिस्तान की रचना ही कांग्रेस पार्टी ने की थी। मैं कम से कम इतना तो जिम्मेदारी के साथ कह सकता, मैं उस वक्त निर्णायक स्थिति में होता तो भारत माता के टुकड़े कभी सिग्नेचर नहीं करता। उम्र हो गई थी, जल्दी थी, प्रधानमंत्री बनना था, देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, आज तक देश पछता रहा है। मान्यवर, आतंकवाद के मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों में हमारी देश की फजीहत कर, मुंबई अटैक के बाद शर्म अल शेख सम्मेलन हुआ, जिसको पूरी दुनिया की डिप्लोमेसी में बलूचिस्तान ब्लंडर के नाम से जानते हैं। उसमें प्रस्ताव किया कि दोनों देश आतंकवाद के शिकार हैं। अब भला दुनिया में कोई पाकिस्तान को आतंकवाद का शिकार कह सकता है क्या? लोग हमारे मरे हैं, जवान हमारे मरे हैं, और आपने उनको पाकिस्तान को सर्टिफिकेट दे दिया मान्यवर। और भारत पाकिस्तान के आधिकारिक बयान में भी बलूचिस्तान का जिक्र किया। इनका आंतरिक मामला था, हमारा कोई लेन देन नहीं है। बलूचिस्तान में जो घटनाएं हो रही, मनमोहन सिंह स्वीकार कर आए, और उसके बाद में उन्होंने कहा कि टेरर की घटना और वार्ता, उसके बीच में कोई रिलेशनशिप। भगवान भला करे, देश की जनता का नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, वो चीज को नरेंद्र मोदी ने समाप्त कर दी। जब तक टेररिज्म नहीं रुकता है, वार्ता नहीं हो सकती। मान्यवर, आज ये लोग जो बोल रहे हैं, विदेश नीति पर सवाल उठा रहे हैं, मैं उनको कहना चाहता हूं कि मोदी जी को G20 कई सारे देशों को मिला है। राजीव गांधी फाउंडेशन में
एक स्टडी करा दो, हर देश में हुआ G20 और भारत में हुआ G20। हर देश की राजधानी में जाता है। मोदी जी G20 को हर राज्य में ले गए। हमारी संस्कृति, हमारी क्षमताएं, हमारा पावर, हमारा लोकतंत्र पूरी दुनिया के सामने रखने का काम नरेंद्र मोदी ने किया और पूरी दुनिया स्वीकार कर रही है कि पूरे अब तक के G20 सम्मेलन में सबसे सफल G20 सम्मेलन है। और मान्यवर, इसीलिए पूरी दुनिया में कई सारे राष्ट्राध्यक्ष है। मान्यवर, किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को 27 देशों का सर्वोच्च नागरिक सम्मान और ये विदेश नीति की बात है। 27 देश अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नरेंद्र मोदी को सम्मानित करते हैं। भाई साहब, ये सम्मान नरेंद्र मोदी जी का नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री का है, भारत की 140 मोदी जी ने देश को सम्मान दिला है, देश की 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित किया है। तो मोदी जी का नेतृत्व जो है भावुक नहीं है। भावुक नेतृत्व होता है वो रोने भी लगता है, कई बार शकम भी हो जाता है। मोदी जी का नेतृत्व संवेदनशील भी है, निर्णायक भी है और दृढ़ भी है। मैंने देखा है कोरोना 370 ऑपरेशन सिंदूर ये सारा छोड़ दो, कोरोना में मैंने देखा है इससे बड़ी आफत इस सहस्त्राब्दी में भारत पर नहीं आई थी। अड़ीग होकर अपने रास्ते पर चलते रहे और जब कोरोना समाप्त हुआ पूरी दुनिया ने कहा सबसे अच्छा प्रबंधन भारत ने किया। और उसका कारण जब ढूंढा गया, मैं भी स्टडी करने वाले कुछ लोगों को मिला था मान्यवर, जब कारण पूछा गया, स्टडी किया गया, तो सबने कहा कि पूरे विश्व में कोरोना के सामने सरकारें लड़ती थी, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री, भारत सरकार, राज्य सरकार और 140 करोड़ लोग एक साथ कोरोना के सामने लड़ते थे। मजाक उड़ाते, घंटी बजाने से कोरोना चला जाएगा, दिया जलाने से चला जाएगा, कर्फ्यू करने से अपने आप चला जाएगा। उनको मालूम नहीं था जनता के मन में जागरूकता लाते थे। और जब, मुझे तो ठीक याद है, मोदी जी ने टीम गठित की टीका बनाने के लिए, तब जयराम रमेश जी, नाम मत लीजिए, रिकॉर्ड पर मत लीजिएगा, तब कांग्रेस वाले इनका मजाक करते कि भारत टीका बना लेगा। मान्यवर, सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में भारत है और इसी के कारण हम बचे थे। मान्यवर, 11 साल में समग्र दुनिया ने भारत की क्षमता को स्वीकारा है। भारत 11वें नंबर से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। जीडीपी हमारा 4.19 ट्रिलियन हो, $1 ट्रिलियन की डिजिटल अर्थव्यवस्था बनी। प्रति व्यक्ति आय, जयराम रमेश जी हमेशा पूछा करते हैं, निर्मला जी बताती भी नहीं है, 68,572 से बढ़कर 1,33,488 हो। मान्यवर, राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क 60% बढ़ा, 159 ऑपरेशनल एयरपोर्ट है, 31 लेकर मोदी जी ने इनिंग शुरू करा था, अभी समाप्त नहीं हुआ। 136 वंदे भारत ट्रेन है, 1500 ट्रेन अमृत स्टेशन योजना के तहत विकसित हो रहे हैं। 97% से अधिक भारतीय रेल का विद्युतीकरण हो चुका है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक देश बनने के कगार पर है। भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। मोदी सरकार में 118 यूनिकॉर्न बने। रक्षा क्षेत्र में हमारा उत्पादन 1.27 लाख करोड़ हुआ और निर्यात 21,000 करोड़ हुआ। विश्व का सबसे बड़ा पुल भारत में है, विश्व का सबसे लंबा पुल भारत में है। देश का सबसे लंबी अटल सेतु भारत में बनी। भारत का पहला
वर्टिकल लिफ्ट रेल पुल मोदी जी के समय में हुआ और सबसे बड़ा NH भी मोदी जी के समय में बना और सबसे बड़ी उपलब्धि कई पीढ़ियों से गरीबी जिनको दस रही थी मान्यवर 60 करोड़ लोगों को घर में बिजली, गैस, शौचालय, शुद्ध पीने का पानी, 5 किलो अनाज और 5 लाख तक का इलाज देने का काम। ये नहीं समझ रहे। आपकी जो इच्छा हो मैं मान्यवर एनालिसिस के साथ इस सदन में जिम्मेदारी के पूर्वक कहना चाहता हूं, जब भी भारत की आजादी का इतिहास 25 साल के बाद शताब्दी के वर्ष लिखा जाएगा, ये मोदी एरा स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा, किसी ने समझा। और मान्यवर कई सारे चीजें जो भारत के स्वाभिमान से साथ जुड़ी थी, हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के सम्मान के साथ, वो सारी चीजों को इन्होंने 75 साल तक लटका कर रखा। मैं आज एक लिस्ट पढ़ना चाहता हूं। अचीवमेंट जो हुए, आर्थिक विकास हुआ है, प्रजा का आत्मगौरव उड़ा है। आर्टिकल 370 को हमने हटा दिया, 3 तलाक समाप्त कर दिया, यूसीसी शुरू हो चुका है, राम मंदिर का निर्माण अयोध्या में रंग चंग के साथ हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में मातृभाषा में शिक्षा पर हमने बल दिया, काशी, उज्जैन, शारदा पीठ, करतारपुर कॉरिडोर बनाए, राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ रख दिया, योग को वैश्विक पहचान दिलाई, नया 9 सैनिक चिन्ह वीर छत्रपति शिवाजी महाराज के निशाने पर रखा, संसद के अंदर सेंगोल की स्थापना की, राष्ट्रीय युद्ध स्मारक का स्वदेशी निर्माण किया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के नाम बदलकर सुभाष बाबू और परमवीर चक्र विजेता बने हुए हमारे सेनानियों पे एक साथ रखे। और इसके साथ साथ कई सारी उपलब्धियां ये एरा में हुई। मान्यवर सबसे बड़ी उपलब्धि है 2047 में मुझे एक विदेशी पत्रकार ने कहा, मैं लंबा बैठा था, मैं उनकी थॉट प्रोसेस को जानना चाहता। अब मैं जो सुनना चाहता था तीसरे ही वाक्य में आ गया कि अब भारत को कोई रोक नहीं सकता। तो मैं उनको पूछा क्यों? उन्होंने कहा अब तक भारत ने अपना लक्ष्य ही तय नहीं किया था, कैसे अचीव करता। मैंने बोला अब क्या हुआ? कि अब मोदी जी ने तय कर दिया कि जब 100 साल का भारत होगा, आजादी के 100 साल होंगे, तब विश्व में हर एक क्षेत्र में हम नंबर 1 पर होंगे और महान भारत। और मान्यवर मुझे मालूम है मोदी जी का भाषण, मोदी जी का संदेश आज 140 करोड़ भारतीयों का संकल्प बना हुआ है और मुझे विश्वास है 140 करोड़ भारतीयों पर और हमारे युवाओं पर। शायद हम में से काफी लोग 2047 में नहीं होंगे, परंतु 2047 में जो भी भारतीय होंगे वो देखेंगे कि विश्व में भारत नंबर 1 बन चुका है। मान्यवर भारत को नंबर 1 बनना है तो हमारी बाहरी सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा में मैं देश की जनता को कहना चाहता हूं, युद्ध होता है तो हमला वहां पर से भी होता है, यहां से पर से एक भी हमला ऐसा नहीं जाएगा जिसका जवाब दिया नहीं जाएगा और आतंकवाद को हम समाप्त कर रहेंगे। 31/3/26 को नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा, इसमें किसी को शंका नहीं। अंत में जिन जिन सदस्यों ने इसमें हिस्सा लिया है, बहुत सम्मान के साथ उनका धन्यवाद कर और फिर से एक बार ऑपरेशन महादेव में जिन्होंने हिस्सा लिया है वो सभी को पूरे सदन की ओर से और व्यक्तिगत मेरे रूप से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं।